नमस्कार सभी भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी। किसके बारे में? महात्मा गांधी जी के बारे में, और जिन्होंने इनकी मृत्यु की, इन पर गोली चलाई, नाथूराम गॉडसे। अब इसमें से लोग महान बताते हैं नाथूराम गॉडसे को। आज हम थोड़ा सा देखेंगे क्या हाल है, क्या माहौल है, किस तरह से लोग नाथूराम गॉडसे को एक महान आदमी बताते हैं कि महान आदमी था नाथूराम गॉडसे और उसने महात्मा गांधी को मार के बहुत अच्छा काम किया। तो आइए आज हम देखते हैं क्या हो रहा है। महात्मा गांधी के बारे में सुनो। पहले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ये दुनिया को पता है, उन लोगों को भी पता है जो महात्मा गांधी को बुरा मानते हैं, उन दलों को भी पता है जो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, पोरबंदर गुजरात में। उसके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये सब जानते हैं, मगर आते हैं अब यहाँ पर। देखो भाई, जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आए भारत, 9 जनवरी 1915 को वापस आए। अब वापस आने के बाद ये क्या करेंगे? राजकोट में इन्होंने केस के लिए, जैसे पैरवी करने के लिए अपनी टेबल वगैरह बिछाते हैं, तो वहाँ पर बिछा लिया। मतलब कोर्ट केस लड़ने शुरू कर दिए, कोर्ट में काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अखबार में इनको जानकारी मिली कि सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ना है, दक्षिण अफ्रीका जाना है। इनको लगा कि यार जाना चाहिए, क्योंकि इनको वहाँ पर भारत में केस नहीं मिल रहे थे राजकोट में। तो इन्होंने कहा कि चलते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने, पैसे वाले आदमी थे, ऐसा कोई माहौल नहीं था कि पैसे, टिकट खरीदने के लिए भी पैसे ना हों। गए, अपनी टिकट कराई, 1 नंबर एसी वाले डिब्बे की। जब जा रहे थे, कहाँ से? प्रिटोरिया जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। मगर रास्ते में अंग्रेज़ क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि यार ये काला आदमी यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे सोचते हैं। अब जैसे ट्रेन रुकती है स्टेशन पर ट्रेन रुक दी है लग्जमबर्ग पर, इनको लात मार के उतार दिया जाता है। इनको लात मार के उतार दिया जाता है, इनका सामान वामान बाहर फेंक दिया जाता है। चल, क्या, कहाँ से आया? क्योंकि कालों के साथ ऐसा व्यवहार देखा महात्मा गांधी ने, यार उनको तो बड़ा अजीब लगा कि यार क्या ये सिस्टम को समझ में नहीं आया, इन्होंने मुझे काला आदमी समझ के ऐसे बाहर फेंक दिया। तो महात्मा गांधी ने सोचा यार ये तो ठीक नहीं है, अब मुझे इनकी हेकड़ी निकालनी है। कोई बात नहीं। महात्मा गांधी को फिर आगे चलकर पता लगा, दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, कि यार दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय मूल के या फिर जो काले लोग होते हैं, उन्हें एक पंजीकरण संख्या होती है, जैसे एक सर्टिफिकेट, उन्हें वह हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है। अगर वह उन पर नहीं है तो उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता। ये बात ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों, मेरे महानुभावों, मेरे उसको मानने वाले लोग जिसने इन्हें गोली से मारा था, नाथूराम के प्यारे दोस्तों? आई कुछ समझ में यहाँ तक? फिर महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी के द्वारा उनकी हेकड़ी को निकालने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय आश्रम 1910 में बनाया गया, और 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म आश्रम की स्थापना की गई। और आपके बापों ने भी ना किसी आश्रम की स्थापना ना की होगी आज तक। जो महात्मा गांधी को बुरा मानते हैं ना, उनका बाप, उनकी माँ, उनके बाप का बाप भी करके दिखा देना कि किसी आश्रम की स्थापना, तो मैं मान जाऊँ। ठीक है, उन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की, और 1906 में उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन करके उन्होंने इस पंजीकरण को समाप्त करवा दिया। क्या, कौन झुक गए सामने? अंग्रेज झुका दिए, वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, कि भाई इसे समाप्त करो। व्हाट इज़ पंजीकरण? क्या पंजीकरण? पंजीकरण को समाप्त किया गया, और भारतीयों को अपनी मर्जी के साथ, अपनी मर्जी की औरतों के साथ में विवाह करने, तौर तरीक़ा से विवाह करने का अधिकार भी उन्हें वहाँ पर दिलाया। ये बात यहाँ पर समझ में आई कि अपनी मर्जी से हम क्या शादी भी नहीं कर सकते थे, अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी भी नहीं कर सकते थे। और ये महात्मा गांधी की वजह से हुआ दक्षिण अफ्रीका में, भारतीयों के साथ। किसके साथ हुआ? भारतीयों के साथ। मगर आप लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी मान नहीं है। धीरे धीरे सुनते जाना, सारी बातें मैं क्लियर करूँगा आज, सारी बातें क्लियर करूँगा। उसके बाद महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ? महात्मा गांधी ने वहाँ एक आध मार्च निकाला, ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, लोगों को अहिंसा बताने के लिए, सत्याग्रह बताने के लिए किया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था 11 सितंबर 1906 में, जो कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में किया था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया था।
आप तो महान, ठीक है, महात्मा गांधी तो महान और उनको ना मानने वाले भी महान। उसके बाद आते हैं ये दक्षिण अफ्रीका से 21 साल में आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, 1916 में लखनऊ समझौता हो रहा था। क्या? लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौते से पहले हुआ था BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनको भाषण देने के लिए बुलाया गया था। MMM, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनको भाषण देने को बुलाया गया था कि यार महात्मा गांधी आए हैं, उनसे भाषण सुनते हैं, बहुत प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। मदन मोहन मालवीय ने इन्हें यहाँ पर बुलाया। और आपको किसी ने बुलाया जो महात्मा गांधी को नहीं मानते, आपको किसी ने भाषण देने के लिए बुलाया? कभी कहीं बुलाया? आपको स्कूल में भी भाषण देने के नहीं बुलाया होगा किसी ने। आपको कोई ये नहीं पूछता कि घर में ये काम हो रहा है कि इसमें बता दो क्या हो रहा है, हो गया, भाषण देने के लिए बुलाया। मगर वहाँ पर उसके बाद ये लखनऊ समझौते में भाग लेने के लिए जाते हैं। जब लखनऊ समझौते में भाग लेते हैं तो वहीं पर इनकी मुलाकात किससे होती है? सेठ अब्दुल्ला से होती है। सेठ अब्दुल्ला से मिलने के बाद ये कहाँ जाएंगे? चंपारण जाएंगे, जहाँ पर नील की खेती होती थी और तिनकटिया पड़ती थी। अब तिनकटिया पड़ती समझो जैसे ये फ़ोन है, मेरा फ़ोन है मान के चलो, इसकी स्क्रीन पर अगर मैं 20 हिस्से कर लूँ तो इसमें से 3 भाग पर मुझे नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। यानी 20 भाग में से 3 पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती ऐसी थी जो ज़मीन को बर्बाद कर देती थी। क्या? बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ में ज़मीन को भी ख़राब कर देती थी, ऐसी थी नील की खेती। और नील की खेती के साथ साथ में तिनकटिया पद्धति को भी समाप्त किया, नील की खेती को समाप्त किया, तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण। उसके बाद में जाते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जाते हैं, अहमदाबाद में क्या हुआ था? ध्यान से सुनो मेरे भैया, आओ ध्यान से सुनो। अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। क्या? प्लेग फैल गया। प्लेग की महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जो प्लेग में अहमदाबाद में रहने वाले जो लोग थे वो वहाँ से, कॉमन सी बात है, वो वहाँ से क्या करेंगे? जाएंगे। मगर कंपनी वाले साले पहले से ही होशियार पाते हैं। कंपनी वाले ने कहा कि हम आपको ना बोनस देंगे 50%, आप यहाँ पर रुक जाओ। तो यार लालच किसके मन में नहीं आता? तो मज़दूरों के मन में भी लालच आया। तो उन्होंने कहा यार 50% का बोनस मिलेगा तो कोई बात नहीं, यहीं पर रह लेते हैं, यहीं पर क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने वहाँ पर काम किया। अब जैसे ही प्लेग ख़त्म हुआ तो कंपनी वालों की दिमाग में आया कि यार इनको तो नहीं देना चाहिए बोनस, कोई बोनस नहीं है। तो ये बात महात्मा गांधी को पता लगी। महात्मा गांधी वहाँ पर जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ, इनके सहयोगी थे, इनके दोस्त थे, 8-7 इनके साथ थे, कोई बात नहीं, वहाँ पर जाते हैं। लोगों के द्वारा, मज़दूरों के द्वारा इनको यहाँ की बात पता लगती है कि इस प्रकार से माहौल बना था और ये आज हमें क्या बोनस देने से मना कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा इनकी हेगड़ी निकाल दूँ मैं 1 मिनट में ही, लाओ तुम चटाई, लाओ तुम दरी, यहाँ बिछाओ, अनशन करेंगे। अनशन क्या करेंगे? अनशन करेंगे। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समय पहली बार अनशन पर बैठे थे। महात्मा गांधी अहमदाबाद में 1918 में महात्मा गांधी पहली बार अनशन पर बैठे। अनशन के द्वारा अंग्रेज़ों की हेकड़ी निकाली। कैसे निकाली? कि अंग्रेज़ों ने कहा कि मज़दूरों से कहा देखो या तो आप जॉब कर लो, नहीं तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। महात्मा गांधी ने कहा और एक बोलियो और एक दिखाइए शकल है, कहा कह रहो, चुप हो गया। क्या होगा? चुप हो गया कि यार यूँ तो यार लंगोटी पहनने वाला आदमी तो यार बोलन ना दे रहा। अंग्रेज़ कह रहे लंगोटी पहनने वाला आदमी तो यार बोलन ही ना दे रहा। उन कुछ जो समझदार थे उन्होंने कहा यार इससे मत बोलिए, दक्षिण अफ्रीका में ना पेल का आयो अंग्रेजन ने, यानी हमें ही पेल का आयो दक्षिण अफ्रीका में, कोई बात ना, समझा दियो। कंपनी वालों ने कहा मज़दूरों से भाई आप या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, हम बोनस नहीं देंगे। महात्मा गांधी ने कहा तू बोनस देगो और हम तो फूफा भी कहेगो। क्या? हम तो फूफा भी कहेगो, बोनस भी देगो। तो महात्मा गांधी के प्रयासों से 35% बोनस राजी हो गए देने के लिए। जो आदमी 1% बोनस नहीं दे रहा हो वो आदमी 35% बोनस देने पे राजी होगा। मजदूरों ने कहा नहीं, हमें तो 50% ही चाहिए, हम तो 100 लेकर तैयार हैं, हम तो गुथेंगे। अरे वो अंग्रेज़ हैं, तुम्हारी थूत मारेंगे, वो बहुत है। जो आदमी तुम्हें 1 भी ना दे रहे हो, आज 35 देगो तो उनकी एकड़ी तो अपने आप ही निकल गई। समझदारी से काम लो। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है 35 मिल गो, ठीक है कोई बात ना, मौज लो, जाओ। मजदूर भी खुश। उसके बाद आता खेड़ा। क्या था? खेड़ा सत्याग्रह में। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह में भैया यूँ हो, खेड़ा में पड़ गो अकाल। क्या? अकाल पड़ गो। और जब अकाल पड़ता है और जब जो फसल होती है वो 3/4 खराब हो जाए, यानी एक हिस्सा था, एक खेत था, उसका 3/4 खराब हो जाए, ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई,
टिड्डा खा गो, फलान ढिकान कुछ भी हो, वो 3/4 खराब होने के बाद में ये नियम था कि अगर 3/4 फसल खराब हो जाती है तो क्या उसका कर, उसका टैक्स माफ़ करना होगा। मगर अंग्रेज़ ठहरे कैसे आदमी, बहुत गुस्सैल आदमी और बुद्धिमान आदमी, उन्होंने कर टैक्स ख़त्म करने के बजाय उन्होंने टैक्स और बढ़ा दियो। भैया हम तो लूँगे तुम पे तो टैक्स, ऐसे हाथ पाथ धर के, और ले हमें चाहिए तुम पे तो टैक्स। महात्मा गांधी को पता लगा ये बात, यार ये तो गलत कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी वहाँ पर गए, तो महात्मा गांधी ने कहा हाँ भाई कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें चाहिए टैक्स। तो महात्मा गांधी ने कहा देख मेरी बात मान, मैं जैसे कहूँ, जो लोग टैक्स देने के लिए समर्थ हैं, यानी जो दे सकते हैं, जिनकी फसल नष्ट नहीं हुई है वो तो टैक्स दे सकते हैं, और जिनकी फसल नष्ट होगी ना उनको टैक्स आपको क्या करना होगा, माफ़ करना होगा। महात्मा गांधी के बहुत प्रयासों से इस बात को भी राजी हो गए, ठीक है जी कोई बात ना देना चाहो तो ना देना चाहो। उन्होंने पता ही हेकड़ी निकाल आयु, दक्षिण अफ्रीका में भी, फिर अहमदाबाद में भी हेकड़ी निकाल दी, और फिर चंपारण में भी हेकड़ी निकाल दी, अब खेड़ा में भी उनकी हेकड़ी निकाल दी। तो तुम्हारे भैया नाथूराम गोडसे ने किसकी हेकड़ी निकाली है दोस्त, बता दे, कमेंट करके बताना कि नाथूराम गोडसे ने ऐसा कौन सा काम किया। तुम बेवकूफ़न ने ये भी ना पता होगी कि नाथूराम गोडसे को जन्म कहाँ हो, कोई कौन सा क्रांतिकारी हो, कोई भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, क्या हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो का। महान बता, मैं हराम खोर हुआ था। आगे सुनो महात्मा गांधी के बारे में और बता रहा हूँ। कहाँ पहुँचे हैं अभी, 1918 में। 1919 में क्या आया, 1919 में आया रोलक एक्ट, जिसके तहत अंग्रेज़ क्या कर रहे, जिसके तहत अंग्रेज़ कर रहे तुम्हारे जैसे इनकी थूत मारे और संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक तो मुकदमा भी ना ले बे, और तुम जैसे ने करे गिरफ्तार, काटे कौन थे और सोटान थे। महात्मा गांधी ने कहा ये तो भाई क्या है, ये तो काला कानून है। जिन्ना ने कहा ये तो शैतान का कानून है, क्रिटिसाइज किया, इनको बहुत आलोचना करी। 1919 में, 1920 में असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी ने, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। कब, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही किसकी मृत्यु हो गई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। किसकी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत पक्ष चला गया, जो मेरा हर बात में सहयोग देता था वो आज मेरा सबसे मजबूत पक्ष चला गया। मगर फिर भी महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था 4 अप्रैल 1922 को। 1920 में शुरू किया, 1922 में। क्यों, क्योंकि भैया कुछ तेरे नाथूराम गोडसे की तरह ना मुंह रखे। महात्मा गांधी कह रहे हो मैं अहिंसा से चलाऊंगा, क्या, अहिंसा से चलाऊंगा अपने आंदोलन में, अपने सत्याग्रह किससे चलाऊंगा, अहिंसा से। मगर तुम्हारे जैसे मूर्खन ने क्या करो भैया, जूता उठाया और रो कर दिया, और एक पुलिस चौकी में 22 कर्मचारी थे, उसमें आग लगा दी। इस कारण महात्मा गांधी इससे आघात हुए, और आघात होने के कारण उन्होंने कहा यार मैं तो इसे ले रहा हूँ वापस, कोई बात ना, ऐसे आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को, 4 अप्रैल को होगा और 22 अप्रैल को इसे वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद में असहयोग के बाद में 1930 में जाओ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ही होता क्या, दांडी मार्च। नमक पर भी अंग्रेज़ क्या लेते थे, कर लेते थे, और तुम्हारे बाप नाथूराम गोडसे की इतनी औकात नहीं कि वह रोक सके नमक पर जो कर लेते थे। ये महात्मा गांधी की औकात थी, जो तुम नमक पर कर नहीं देते उस टाइम, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाकर, नमक कानून तोड़ा दांडी जाके। तुम तो हांडी भी ना फोड़ सको, दांडी तो तुम कहाँ जाओगे, नाथूराम के पिल्लाओ। उसके बाद जब नमक कानून तोड़ा तभी कहा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय यानी आदर के साथ कहा कि हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। अंग्रेजों से कहा हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होते 1931 में, भाग लेने के लिए जाते हैं, अंग्रेज़ों को लगा कि भाई साहब कोई ना कोई तो हमें भारत कांग्रेस का सदस्य चाहिए जो गोलमेज में भाग ले, क्योंकि तीनों गोलमेजों में तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भाग ले ही रहे थे। BR अम्बेडकर, MR जयकर ने भी भाग लिया था, मगर कांग्रेस के किसी सदस्य ने भाग नहीं लिया। दूसरे में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को राजपूताना जहाज से बुलाया गया, जहाँ पर विंस्टन चर्चिल के द्वारा इन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा गया। क्या कहा गया, अर्धनग्न फ़कीर कहा गया। और गोलमेज का मतलब क्या होता है, गोलमेज का मतलब होता है, ठहर जा,
गोल मेज का मतलब क्या होता है? गोल मेज का मतलब होता है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा यहाँ पर बैठने का। क्या? बैठने का। चौखंटी मेज जो होती है उस पर जो दूर जाकर बैठता है कोने में वो प्रमुख होता है, मगर गोल मेज में सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। गोल मेज में भाग ले लिया 1931 में। बस महात्मा गांधी को मैं इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, इसलिए उनकी आलोचना करता हूँ, क्योंकि जब 1909 में मुसलमानों को अलग से क्या दिया गया था? निर्वाचन पद्धति दी गई। सिखों को 1919 में दी गई। जब 1932 में दलितों को दी जा रही थी ना, जब महात्मा गांधी को मिर्ची लगी तो क्या हुआ? मिर्ची लगी तो अपने बाप के पास गया। बाप के पास कौन था? अम्बेडकर था। पुनः पैक्ट हुआ महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच में, पुनः पैक्ट हुआ। और पुनः पैक्ट के द्वारा क्या हुआ? महात्मा गांधी ने कहा जी मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा कि आपको जो वो मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है? अम्बेडकर ने कहा क्या मिल रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो आपको ना ये मिल रहा है, अलग से निर्वाचन पद्धति मिल रही है, तो क्या चाहता है? तो अम्बेडकर जी ने कहा क्या चाहता है? उसने कहा दिया अलग से मत लो, कि अपनी ना वो संख्या बढ़वा लो सीटों की। तो 71 से 147 सीट हुई थी तब। अम्बेडकर जी समझदार थे तो मान गए थे, मूर्ख होता तो नहीं मानता। यहाँ मैं बस थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता हूँ महात्मा गांधी को। उसके बाद क्या होगा? पुनः पैक्ट के बाद में 1942 में होगा काम भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही कहा था महात्मा गांधी ने, क्या कहा था? 1942 में कहा था करो या मरो का नारा दिया। अब मेरे जो दल्ला हैं उनने ये भी नहीं पता करो या मरो का नारा किसने दिया। वो कह देंगे नाथुराम गोडसे ने दियो, नाथुराम गोडसे ने दियो। अरे डट जा गोडसे के फूफा, नाथुराम गोडसे ने साढ़े कुछ भी ना करो, बस उसे गोली मार दी। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी। आधे ने पूछूंगा ना उस जगह का नाम बताइयो, आज ही उस जगह को तो नाम ही नहीं पता, उस जगह तो क्या फायदा? गांधी सदन था उस जगह का नाम, क्या था? गांधी सदन है वर्तमान में उस जगह का नाम। ठीक है। और एक फैक्टर बता रहा हूँ, अगर तुम नाथुराम गोडसे के इतने ही बड़े भगत हो तो ऐसे करो भैया, जो नोटों पे महात्मा गांधी है ना उन पर नाथुराम गोडसे छपवा दो। अब वो पता हो मेरे कमेंट में ना तुम बदतमीजी करोगे, पर ये भाई सही बात है। महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय भी ये बंगाल के नोआखली में एक विद्रोह को दबा रहे थे। जब माउंट बैटन ने कहा था कि जो महात्मा गांधी है ना वो वन मैन आर्मी है, यानी अकेलो ये फोर्स के बराबर है। जो अंग्रेजन के वायसराय है अकेलो आदमी डरा सके वो बता क्या ना कर सके। तो आज के बाद नाथुराम गोडसे के बारे में कोई चीज़ ऐसी मत कह करो जो समाज के माहौल बिगाड़े, देश के माहौल बिगाड़े। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए बहुत काम किया है। और असली बात तो ये है कि जब कोई विदेश से आता भारत तो महात्मा गांधी के चरखे को दिखाया जाता है, महात्मा गांधी की समाधि को दिखाया जाता है, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। मगर जब कोई विदेश से आता है तो मूर्ख आदमी उन्हें उन्हें दिखाओ ना जो आपने किया है, उनको दिखाओ जो आपने किया है। उन्हें जो बड़े बड़े महल आपने बनाए उन्हें दिखाओ ना। महात्मा गांधी को क्या दिखाते हो? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।